आउटसोर्सिंग के सभी साथियों को, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले तमाम देश के मजदूरों को और ऐसे सरकारी विभागों में काम करने वाले कच्चे कर्मचारियों को मेरा क्रांतिकारी अभिनंदन। दोस्तों, आज मुझे फेसबुक पे लाइव इसलिए आना पड़ा कि मैंने देश के भिन्न भिन्न संगठनों में, राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर काफ़ी संगठनों में काम किया, जो बहुत बड़े बड़े संगठन रहे हैं, जो रजिस्टर्ड भी रहे हैं। लेकिन हमने एक संगठन बनाया है जिसका नाम हमने आज की सोच और आज की मांग के अनुसार ठेकेदारी हटाओ संयुक्त मोर्चा रखा है। क्योंकि ठेकेदारी जो है पूरे देश के लिए, चाहे वो किसी भी वर्ग के युवा हों, लड़के हों, लड़कियां हों, उन सब के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है। और ये अभिशाप क्यों है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इससे किस तरीके से समाज को आने वाले समय में नुकसान हो रहा है, जो आज का युवा है, और युवा देश का भाग्य निर्धारित करता है। देश के युवा पर देश को आगे ले जाने का बहुत जिम्मेदारी होती है। लेकिन आज देश का युवा किस तरीके से ठेकेदारी प्रथा का शिकार हो रहा है और आउटसोर्सिंग के चक्कर में पड़ करके उसका भविष्य, उसकी योग्यता, उसकी एजुकेशन कैसे प्रभावित हो रही है, और इसके साथ साथ किस तरीके से समाज में उसके साथ जुड़ा हुआ परिवार प्रभावित हो रहा है, आने वाली पीढ़ी प्रभावित हो रही है, इसके ऊपर मैं देश के सभी युवाओं का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। एजुकेशन चाहे कुछ भी रही हो किसी की साथी की, लेकिन मिनिमम वेज के नाम पर आज सरकारें ठग रही हैं। हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। केंद्र की सरकार हो या भिन्न भिन्न राज्यों में काम करने वाली सरकारें हों, सभी सरकारें जितने भी कोर्ट के आदेश उनके फेवर में आते हैं, उनको तुरंत रातों रात लागू कर देती है। और जो कोर्ट के आदेश युवाओं के हित में होते हैं, गरीब जनता के हित में होते हैं, SC, ST और OBC के हक में होते हैं, बहुजन समाज के हक में होते हैं, उनको लागू करती हुई सरकारें कतराती हैं और उनको डिले करती हैं। एक ऐसा ही आदेश देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था कि अगर 240 दिन तक कोई भी कर्मचारी किसी विभाग में रेगुलर नौकरी करता है तो 240 दिन उसके कंप्लीट हो जाने के बाद उस विभाग का कर्तव्य बैठता है कि उसको पक्का कर दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि किसी भी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की इस बात को अभी तक जो है लागू नहीं किया। और उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि देश में पूंजीपतियों का जो वर्चस्व है, इस देश के अंदर जो पूंजीपति लोग पूरी व्यवस्था को कैप्चर किए हुए हैं, उन लोगों के दबाव में केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारें इस आदेश को लागू नहीं होने दे रही। अब मैं बताना चाहूँगा कि आज इस देश के अंदर किस तरीके से युवाओं का शोषण हो रहा है और युवा किस तरीके से प्रभावित हो रहा है, ये बताना और जानना देश के युवाओं के लिए, सभी जाति के लिए, सभी धर्मों के लिए, चाहे कोई किसी भी वर्ग से संबंध रखता हो, कोई आरक्षित वर्ग का हो या स्वर्ण समाज का साथी हो, सभी के लिए ये जरूरी है जानना। देखिए, जो दोष है इस प्रणाली का, जो ठेकेदारी प्रथा का सबसे बड़ा दोष है, वो ये है कि जब बच्चा पैदा होता है और पैदा होने के बाद जब इसको स्कूल में भेजा जाता है तो हर माँ बाप की एक चॉइस होती है, उसकी एक ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा पढ़ लिखने के बाद में एक बड़ा अफसर बनेगा, और बड़ा अफसर बनने के बाद में वो उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन आज हो ये रहा है कि जिन बच्चों ने डिग्रियां की हैं, MBA की है, MCA किया है, BTech किया है, आज देश में बेरोजगारी प्रथा इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है कि उन लोगों को भी 15,000 से लेकर के 20,000 के बीच में सैलरी मिल रही है। और 15,000 और 20,000 के बीच में मिलने वाली सैलरी से वो लड़का, वो युवा आज पूरी तरीके से प्रभावित है, क्योंकि सरकारी नौकरियां
अभी जो है विभागों ने निकालनी पिछले 30 सालों से 40 सालों से बंद कर दी है। सरकारें क्या कर रही हैं कि जो अंधाधुंध खर्चे होते हैं उनमें कहीं कटौती नहीं करती है और कर्मचारियों का शोषण करने के लिए सरकारी वैकेंसियां निकालनी बंद कर दी हैं और सरकारी वैकेंसियों की बजाय ठेकेदारी प्रथा को उन्होंने बढ़ावा दे दिया है। ये जो आउटसोर्सिंग की बीमारी है ये हमारे देश में नहीं थी। आउटसोर्सिंग की बीमारी को जो है सरकारें लेकर के आई है, बाहर से विदेशों से लेकर के आई है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बच्चा जब बड़ा होकर के जवान होता है, उसकी नौकरी लगती है, अगर उसको मात्र 15,000 रुपये या 20,000 के बीच में कहीं पर भी सैलरी मिल रही है तो उस 15,000 20,000 रुपये की सैलरी में आज महंगाई के दौर में इस देश के अंदर वो किसी भी सूरत में गुजारा नहीं कर सकता। उसका बहुत मोटा पैसा सैलरी का उसके कन्वेंस में खर्च हो जाता है। दिन भर अगर वो पानी की बोतल भी लेता है, एक चाय भी पीता है, तो महंगाई इतनी है कि 20 रुपये की पानी की बोतल और 10 रुपये की चाय आती है, उसी में उसका पैसा एक महीने का काफ़ी उड़ जाता है। घर से लेकर के ऑफिस तक जाना और ऑफिस से लेकर के उसके बाद में अपने घर तक आने का जो यातायात है, चाहे वो अपनी गाड़ी से करे, अपने प्राइवेट व्हीकल से करे या सरकारी ट्रांसपोर्ट से करे, ये बहुत महंगा है। 5,000 रुपये से कम कहीं पर आज कमरा नहीं मिल रहा और देश के अंदर पानी, बिजली, दूध, दवाइयाँ, सब कुछ इतना महंगा हो रहा है कि किसी भी सूरत में 15,000 रुपये के अंदर आदमी नौकरी करने के बाद में अपने परिवार को पालने में असक्षम है। और ये बात मैं कह रहा हूँ सिर्फ दिल्ली के लिए, ये मिनिमम वेज की बात मैं कर रहा हूँ 15 से 20,000 के लिए। जो दिल्ली के युवा हैं, जो प्रदेश की सरकारें हैं, वहाँ पर तो मिनिमम वेज का इतना बुरा हाल है कि वहाँ पर 6,000 7,000 रुपये के सैलरी के ऊपर लोगों को काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि जिन प्रदेशों में मात्र 5,000 6,000 या 7,000 सैलरी दे करके काम कराया जा रहा है, उस परिवार को किस तरीके से जीना पड़ रहा है, वो किस तरीके से जी रहा होगा, ये देश के लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है। आज हो ये रहा है कि जिस बच्चे की परवरिश के बाद बुढ़ापे का सहारा बनने के लिए माँ बाप ने उम्मीद की थी, आज वो बच्चा न माँ बाप की देखरेख कर पा रहा है, न वो अपने भाई बहन की कर पा रहा है, न वो अपने सामाजिक रिश्तों को ठीक तरीके से निभा पा रहा है, क्योंकि इतनी कम सैलरी में वो अपने परिवार का गुजारा किसी भी सूरत में नहीं कर पा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा कारण कि जब वो अपना ही गुजारा नहीं कर पा रहा है तो आने वाले समय में वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ा पाएगा। उसके पेरेंट्स ने उसको खुद पढ़ा लिखा करके बड़ा कर दिया, MA करा दिया, BA करा दिया, MSc करा दिया, BSc करा दिया, या 10वीं भी कराई या 12वीं भी कराई, लेकिन 15,000 की सैलरी लेकर के अपने घर पे जाने वाला व्यक्ति आज ट्यूशन फीस और स्कूलों की फीस इतनी महंगी है, क्या वो अपने 1 या 2 बच्चे को क्या शिक्षा दिला पाएगा? क्या उसका बच्चा कभी इंजीनियर बन पाएगा? क्या उसका बच्चा कभी डॉक्टर बन पाएगा? क्या उसका बच्चा कभी कंपटीशन की फीस दे करके किसी कंपटीशन की तैयारी कर पाएगा? क्या उसका बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर के 10वीं और 12वीं में जो आज की तारीख में ट्यूशन का दौर चल रहा है, जहाँ बहुत मोटी फीस टीचर्स को देनी पड़ती है, क्या वो अपने बच्चे को पढ़ा पाएगा? मैं समझता हूँ कि वो किसी भी सूरत में अपने बच्चे को हायर एजुकेशन नहीं दिला पाएगा। तो देश की आबादी का एक बहुत बड़ा तबका, युवाओं की आबादी का एक बहुत बड़ा तबका अगर आने वाले समय में अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में कामयाब नहीं होगा तो आप सोच सकते हैं कि वो व्यक्ति आने वाले समय में किस दौर से गुजरेगा, उसकी आने वाली पीढ़ी किस दौर से शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से नुकसान में रहेगी। ये एक सोचने का विषय है। तीसरा पॉइंट जो इस ठेकेदारी प्रथा का है कि सामाजिक आंदोलनों से ये युवा पूरी तरीके से कट चुके हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि पंचिंग मशीनें सभी विभागों में लग चुकी हैं। आदमी का समय पर ड्यूटी पहुँचना बेहद ज़रूरी है। जो जिस व्यक्ति की ड्यूटी 9 बजे होती है, उसको घर से 7 बजे तैयार होकर के निकलना पड़ता है और पूरे दिन काम करने के बाद फील्ड का काम हो चाहे उसकी दफ्तर का काम हो, जब वो शाम को 6-7 बजे अपने घर से निकलता है तो 8-9 बजे तक वो अपने घर पहुंचता है। इतना थक चुका होता है कि सामाजिक आंदोलनों में सामाजिक भागीदारी उसकी जो होनी चाहिए, जो उससे उपेक्षा की गई है,
वो अपेक्षा मैं अपनी खरा नहीं उतर पा रहा। मैं ये बात विशेष रूप से अम्बेडकरवादी लोगों के बच्चों से कहना चाहूँगा। मैं बात करना चाह रहा हूँ आरक्षित वर्ग के उन बच्चों से जिनकी जिम्मेदारी बाबा साहब के मिशन को बढ़ाने की थी, लेकिन जो बच्चे सुबह 7 बजे ड्यूटी पे जाकर के रात के 8 बजे घर पर लौटते हैं, उनको नहीं पता होता कि कहाँ आंदोलन चल रहा है, कहाँ पर मीटिंग चल रही है, उनकी भागीदारी क्या है। एक तरीके से देश के युवाओं का एक बहुत बड़ा तबका आंदोलन से, अम्बेडकर मिशन आंदोलन से, और जो अम्बेडकर आंदोलन उसमें आस्था नहीं रखते, जिनका भी अपना पारिवारिक आस्थाएं जहाँ पर भी जुड़ी हुई है, उन आस्थाओं से, उन जिम्मेदारियों से वो सारे कटे हुए हैं। दोस्तों, इन सारी चीज़ों के अलावा जो एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये रोजगारी का जो पैमाना है इस देश के अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज हो ये रहा है कि जिन युवाओं की नौकरी लगी, जिस दिन भी वो 40 साल क्रॉस कर जाएंगे और वो ऊर्जावान नहीं रहेंगे, बुढ़ापा निश्चित ही प्रकृति का नियम है, तो जैसे ही वो बुढ़ापे की तरफ उनके कदम आगे बढ़ेंगे तो प्राइवेट नौकरियों में काम करने वाले लोगों की उस समय तक सैलरी बढ़ चुकी होती है। इसलिए प्राइवेट कंपनी का मालिक, दुकानों का लाला या ठेकेदारी प्रथा पर काम कराने वाले जितने भी ठेकेदार हैं, उस समय पे बुढ़ापे में उसको नौकरी से निकाल देंगे और नए बच्चे चूँकि बेरोजगार हैं, उन नए बच्चों को वो कम पैसे में सैलरी दे करके उनसे काम कराने के लिए उनको लालायित करेंगे। तो ये जो उसका बुढ़ापा खराब होना है, पहले उसने बुढ़ापा खराब किया उन माँ बाप का जिन्होंने उससे उम्मीद की थी, दूसरी तरफ वो आने वाली पीढ़ी के भविष्य को खराब कर रहे हैं। उनकी मजबूरी है कि उनको अच्छी एजुकेशन वो नहीं दिला पाते, और तीसरा उनका खुद का बुढ़ापा भी खराब होने वाला है। तो ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं इस ठेकेदारी प्रथा की, इसके अंदर जो है युवाओं का भविष्य बिल्कुल खराब होता जा रहा है और सरकारें अपनी आम का बहुत बड़ा हिस्सा दूसरी चीज़ों में लगा रही है, इलेक्शनों में लगा रही हैं, वोट खरीदने में लगा रही हैं, मुफ्तखोरी के बांटने में लगा रही हैं और एमएलए और एमपीज को खरीद करके अपनी सरकार बनाने में लगा रही हैं। लेकिन सरकारी कर्मचारियों को जो सहूलियतें देनी चाहिए, सरकारी कर्मचारियों की वैकेंसी निकाल करके उनको जो एक परमानेंट सैलरी देने की बात और उनको एक अस्थायी नौकरी देने की बात है, वो ये सरकारें, किसी भी दल की सरकार हो, बिल्कुल भी नहीं कर रही है। तो हमने अपने संगठन का नाम ठेकेदारी हटाओ संयुक्त मोर्चा रखा है। ये नाम हमने जानबूझ के इसलिए रखा है कि गरीब से गरीब तबके का व्यक्ति भी, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, चाहे वो भाई हो या बहन हो, युवा हो, बच्चा हो, वो समझ जाए कि इस नए संगठन का उद्देश्य क्या है। हमारे संगठन का सिर्फ एक उद्देश्य है कि ठेकेदारी प्रथा पर बैन लगना चाहिए, और जब तक ठेकेदारी प्रथा पर बैन नहीं लगता है और अगर किसी ठेकेदार को ये दिक्कत है कि इसमें समय लगेगा, तो समान कार्य का समान वेतन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है वो देश के अंदर लागू होना चाहिए। और विशेष रूप से मैं बात करना चाहूँगा, देखिए इसमें 2 तरीके के मजदूर हैं। एक असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग जो प्राइवेट फैक्ट्रियों में काम करते हैं, एक तरफ वो लोग जो खड़ंजा बिछाने का काम करते हैं, सड़कें बनाने का काम करते हैं, एक तरफ वो लोग जो बिल्डिंगें बनाने का काम करते हैं, और एक तरफ संगठित क्षेत्र में काम करने वाला एक बहुत बड़ा तबका वो है कि जहाँ पर 24/7 आवर्स यानी कि 30 के 30 दिन आवश्यक सेवा वाले डिपार्टमेंट हैं, वहाँ पर एक दिन भी काम बंद करके काम नहीं चलता। जैसे बिजली विभाग है, 24 घंटे काम करने वाला विभाग है, डीटीसी है, 24 घंटे काम करने वाला विभाग है, रेलवे है, 24 घंटे काम करने वाला विभाग है, सफाई का काम है, सफाई के काम को एक दिन भी रोका नहीं जा सकता। कोरोना के अंदर जब तक सफाई अगर नहीं होती तो कोरोना की वैश्विक महामारी में और ज़्यादा जाने जाती। डॉक्टर भी काम अगर करता है, नर्स भी अगर काम करती है, अगर सुरक्षा कर्मी भी काम कर रहा है, तो हॉस्पिटलों के अंदर वो लोग तभी काम कर रहे हैं जब उन हॉस्पिटल में काम करने वाला सफाई कर्मचारी सुबह ही जाकर के झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है, साफ सुरक्षित रखता है, वार्डों की सफाई करता है, तभी जाकर के डॉक्टर और नर्स ये लोग जो है मरीजों को देख पाते हैं। काश अगर सफाई कर्मचारियों ने इस वैश्विक महामारी कोरोना के अंदर अगर सफाई का ध्यान ना दिया होता
तो क्या होता महामारी का रूप, ये आप देख सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि ठेकेदारी पर काम करने वाले लोग जिन्होंने अपना पूरा जीवन 30-30 साल का सफाई के व्यवसाय में लगा दिया, सफाई के कामों में लगा दिया, पूरी जीवन उनका चला गया, ऐसे कर्मचारियों को इस देश की वर्ण व्यवस्था और यहाँ का प्रशासन हे दृष्टि से देखते हैं। उनके घरों में 3-3 महीने तक की सैलरी नहीं गई, वो लोग कोरोना का बचाने में लगे रहे, लेकिन ये सरकारें उन परिवारों के घरों में चूल्हा जल जाए, उनके बच्चे खाना खा लें, इतना भी अरेंजमेंट नहीं कर पाई। तो ये हमारा ठेकेदारी हटाओ संयुक्त मोर्चा दिल्ली में, विशेष रूप से मैं दिल्ली की बात करूंगा, दिल्ली में काम करने वाले तमाम जो 75,000 से ज़्यादा सफाई कर्मचारी हैं, उनकी मांगों को लेकर के आगे बढ़ेगा। जिनके घरों में 3-3 महीने तक सैलरी नहीं आती, जहां पर रिटायरमेंट होने के बाद रिटायरमेंट का पैसा नहीं दिया जाता, जहां पर रिटायरमेंट होने के बाद उनकी पेंशन कब बनेगी उनको पता नहीं होता, जहां पर पूरा जीवन निकालने के बाद उनका ESI कार्ड तक नहीं है, और साथ ही साथ उनको 25-25, 30-30, 35-35 साल तक कच्चे कर्मचारी रह करके गुजारा करना पड़ता है। और जब 35 साल इस विभाग को देने के बाद वो व्यक्ति रिटायर होकर के अपने घर जाता है, तो वो कच्चा का कच्चा कर्मचारी चला जाता है, जो इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये वाल्मीकि समाज को समाज के पायदान में सबसे नीचे रख करके जो सरकारें कर रही हैं, जो खेल खेल रही है, इस खेल को अब खेलने नहीं दिया जाएगा। आज बहुजन समाज का हर व्यक्ति, बहुजन समाज का हर संगठन, बहुजन समाज के अंदर आने वाली तमाम उपजातियां इस आंदोलनों को, सफाई कर्मचारी के आंदोलन को एक साथ लेकर के चलेंगी, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का कराया जाए, उनकी पेंशन समय पे मिले, उनको मेडिकल की सुविधा मिले, उनको रिटायरमेंट के दिन ही उनकी रिटायरमेंट के टर्मिनल बेनिफिट और उनका पूरा हिसाब मिले, उनको सैलरी स्लिप मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो माताएं और बहनें हमारी झाड़ू लगाती हैं सुबह 6 बजे जा कर के, उनके बैठने की भी कोई सरकार ने आज तक कोई व्यवस्था नहीं की है। उनके पास इतना भी नहीं है कि विश्रामालय हो जहां पर वो बैठ करके खाना खा सकें, जहां वो बैठ करके पानी पी सकें, जहां वो बैठ करके आराम कर सकें। ये चीज़ें भी सरकार अगर मुहैया नहीं करा सकती तो इससे बड़ी कोई शर्म की बात नहीं है। मैंने बहुत जगह देखा है कि जब वो काम करते करते उनको भूख लगती है और वो अपना लंच करने के लिए किसी के दरवाजे पर बैठ जाते हैं, तो दरवाजे पर बैठे हुए सफाई कर्मचारी का जब मकान के आदमी को पता लगता है कि सफाई कर्मचारी है, तो पानी की बाल्टी डाल करके उनके कपड़े भिगो देता है कि यहाँ से उठ जाए। तो ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? उत्तर प्रदेश के अंदर 6,000-7,000 रुपये में सफाई कर्मचारियों से सफाई कराई जा रही है। कहाँ क्या कर रही है सरकारें? ये सरकारें सभी अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून के दायरे में हैं, और जहाँ पर भी इस तरीके के एक्ट होंगे हम इनके खिलाफ सीधे एफआईआर कराएंगे और इस समाज को इस दुख से और इस बीमारी से हम मुक्त कराएंगे। यही हाल असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों का है। जितनी सैलरी दी जाती है मिनिमम वेज के नाम से, उनका ATM ले करके अपने पास कंपनी के लोग रख लेते हैं ताकि उनके अकाउंट में सैलरी पूरी जाए, ताकि वो कहीं पर क्लेम ना कर सकें, और उनके अपने ATM जो उनके मालिकों के जेब में होते हैं, जिस दिन सैलरी जाती है उसके अगले दिन उसमें से 4,000-5,000 रुपये निकाल लिए जाते हैं। तो ये देश के अंदर जो गोरख धंधा चल रहा है, और देश की सरकारों को राजनीति को बदलने के लिए दिल्ली के अंदर एक आंदोलन हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्ना जी के माध्यम से आंदोलन हुआ, और ये कहा गया कि हम राजनीति का चरित्र बदलने के लिए आए हैं, हम राजनीति के अंदर जो खामियां हैं उनको दूर करने के लिए आए हैं, हम यहाँ पर लोकपाल लाने के लिए आए हैं, हम यहाँ पर स्वराज लाने के लिए आए हैं। जितने कर्मचारी ठेके पर काम करते हैं इनको हम पक्का करेंगे। आम आदमी पार्टी के 2013, 2015, 2020 के चुनाव के घोषणा पत्र में क्लियर लिखा हुआ था कि सारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, और आवश्यक सेवाओं में जैसे बिजली है, पानी है, DTC है, हॉस्पिटल्स है, यहाँ पर जितने लोग काम कर रहे हैं, ये केजरीवाल साहब ने FM पर 6 महीने चलाया। हमने गाड़ियों में बैठ बैठ करके FM सुने, और उन्होंने कहा कि 240 दिनों से ज़्यादा आउटसोर्स पर काम करने वाला कोई भी आदमी काम नहीं करेगा। अगर हमारी सरकार आती है तो देश के और विशेष रूप से दिल्ली के सारे युवाओं ने मिल करके ईश्वर से प्रार्थना की
कि केजरीवाल जी की सरकार बने और हमें इस ठेकेदारी प्रथा से मुक्ति मिले। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार के लोगों से, मैं पूछना चाहता हूँ उन युवाओं से जिन्होंने घर घर जा करके ये कोशिश की, जिन्होंने कुदरत से ये दुआएं मांगी कि आम आदमी पार्टी जीते और केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। क्या पिछले 6 वर्षों के अंदर इस सरकार ने बाहर के एमसीडी के लोगों को तो क्या अपने विभाग के जो विभाग इनके अंतर्गत आते हैं, जो दिल्ली सरकार के विभाग हैं, बिजली है, पानी है, डीटीसी है, सफाई है, क्या इनके कर्मचारियों को इन्होंने पक्का किया? दोस्तों, एक भी आदमी को केजरीवाल सरकार ने पक्का नहीं किया। इन्होंने धोखा दिया है, इन्होंने लोगों को गुमराह किया है, गुमराह करके लोगों की वोट लिए। और हम विनम्रता पूर्वक दिल्ली सरकार से और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय केजरीवाल जी से ये निवेदन करते हैं कि आज ठेका कर्मचारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। मुख्यमंत्री महोदय, इन ठेका कर्मचारियों ने, दिल्ली के 50 लाख ठेका कर्मचारियों ने, इन दिल्ली के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों ने एकजुट होकर के आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया था। आज ये अब चुप बैठने वाले नहीं। अगर आपने आने वाले निगम के अप्रैल 2022 के चुनाव से पहले दिल्ली में काम करने वाले इन तमाम ठेका कर्मियों को पक्का नहीं किया तो आने वाले समय में ये ठेका कर्मी किसी भी सूरत में चुप नहीं बैठेंगे। और ये मोर्चा जो हमने बनाया है, ठेकेदारी हटाओ संयुक्त मोर्चा, दिल्ली की तमाम यूनियनों को, दिल्ली की तमाम एसोसिएशनों को, दिल्ली के संगठित क्षेत्र में फैक्ट्रियों में काम करने वाले तमाम साथियों को मैं निमंत्रित कर रहा हूँ, मैं उनको आह्वान कर रहा हूँ कि आप अपने संगठन में अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हुए आप अपने संगठन को चलाएं, लेकिन दिल्ली से ठेकेदारी प्रथा का अंत करने के लिए आप हमारे इस संगठन का हिस्सा बने। आप इस संगठन के माध्यम से आप अपने संगठनों को इसके साथ जोड़ें और हम एक बहुत बड़ा आंदोलन आने वाले 26 नवंबर जो भारतीय संविधान दिवस है, दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में 10 लाख लोगों को लेकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और सरकार चाहे केंद्र की हो और सरकार चाहे प्रदेश की हो, इसको उखाड़ने का काम करेंगे। 2022 के इलेक्शन में हम इनको इतनी आसानी से जीतने नहीं देंगे। ये समाज विशेष रूप से झाड़ू लगाने वाला जो समाज है, जो सफाई कर्मियों कर्मचारियों का समाज है, इन लोगों ने बहुत ही भोले भालेपन से झाड़ू का चुनाव चिन्ह देख करके ये उम्मीद की थी कि ये हमारी पार्टी है। ये नहीं जानते थे कि एक बढ़िया यहाँ पर बैठा है जो खून पिएगा। इनको ये था कि ये हमारा चुनाव चिन्ह है, शायद कोई हमारे आदमी ने पार्टी बनाई है, सब ने आंख बंद करके इसको वोट दिया। लेकिन धीरे धीरे वाल्मीकि समाज के सारे लोगों को इन सारे हथकंडों का पता लग चुका है। कोई योजना, कोई स्कीम इस सरकार ने ऐसी नहीं बनाई है जिसमें वाल्मीकि समाज के लोग या दलित समाज के लोगों को उनके पैरों पर खड़ा करके आत्मनिर्भर बनाया जा सके। हमारा अनुसूचित जाति उप योजना का 28,000 करोड़, दोबारा फिर सुने आप लोग, अनुसूचित जाति उप योजना का 28,000 करोड़ रुपया जो हमारे बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए, जो हमारी गंदी बस्तियों में खड़ंजा लगाने के लिए, जो हमारी गंदी बस्तियों का विकास करने के लिए इस सरकार को हमारे ऊपर, हमारी बस्तियों के ऊपर लगाना चाहिए था। उस सारे पैसे को केजरीवाल जी डकार गए हैं और अपनी वोट की मुफ्तखोरी करने के लिए और दिल्ली की जनता को फ्री में बिजली देने के लिए दलितों के सारे पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। केजरीवाल साहब, ध्यान दें मेरी बात का। अगर आप एलजी हाउस के अंदर जाकर के धरना दे सकते हैं और दिल्ली के तीनों मेयर आपके दरवाजे पर बैठ करके अपना पैसा मांग सकते हैं, तो आज दिल्ली का दलित अपने 28,000 करोड़ रुपए मांगने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाला और हम ले करके रहेंगे। हमारे लाखों बच्चे, गरीब बच्चे आज बेरोजगार हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है, उनके पास कोई लोन की व्यवस्था नहीं है। हम उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहेंगे, हम किसी को नाम नहीं देना चाहेंगे। हमारा 28,000 करोड़ रुपया हमारी 12 रिजर्व विधानसभाओं पर लगाइएगा। ये 28,000 करोड़ रुपया हमारे 46 जो वार्ड रिजर्व हैं दिल्ली के अंदर, उनमें लगाइएगा और हमारे बच्चों को 10 लाख 20 लाख रुपए
जो बेरोजगार बच्चे हैं आप उनको लोन दीजिएगा ताकि हमारा पैसा हमारे विकास में काम आ सके। और अगर ऐसा ना हुआ तो कान खोल करके सुन लीजिएगा, ये पैसा हम हजम होने नहीं देंगे और हम अपने पैसे से आपको दिल्ली में फ्री में बिजली बांटने नहीं देंगे। ये आपका पैसा नहीं है, ये हमारे समाज का पैसा है और समाज का पैसा कैसे लिया जाता है ये हमारा संगठन बहुत अच्छी तरीके से जानता है। दिल्ली के जितने भी बड़े संगठन हैं, कर्मचारी संगठन, वो चाहे रेलवे का हो, चाहे LIC का हो या GIC का हो, बैंक फेडरेशन हो, विद्युत बोर्ड हो या PNT डिपार्टमेंट हो, जितने भी बड़े संगठन हैं सब के सब एक जगह संगठित हैं और उन सारे संगठनों का मैं राष्ट्रीय चेयरमैन रह चुका हूँ। पूरी दिल्ली की ताकत को आपके घर को घेरने में और आपके मुख्यालय को घेरने में लगा दूंगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि हमारा पैसा चुपचाप वापस दे दो और नहीं तो ऐसी पोल खोलूंगा कि आप जो है पीछा छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इस जुर्म में जो ये पैसा आपने हमारा खाया है, इस जुर्म में अगर ये पैसा समय रहते हुए आपने वापस ना दिया तो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट 1989 और रिवाइज्ड एक्ट 2019 के तहत ये संगठन आपके खिलाफ FIR लिखवाएगा और आप में जेल में डलवाएगा। आप इस बात को भूल मत जाना, हम छोड़ेंगे नहीं आपको। अगर आप अपना पैसा मांग सकते हैं MCD से और MCD के मेयर आपसे पैसा मांग सकते हैं तो हम भी आपसे पैसा मांगेंगे। आपने वादा किया था बिजली के कर्मचारियों के साथ, आपने वादा किया था, वो पहले से ही प्राइवेट है, वहां पर आप उनको पक्का नहीं कर सकते। आपके पक्का करने का वहां पर कोई रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन हमने तो सिर्फ इतनी सी बात की थी कि बिजली, तीनों बिजली कंपनियां BYPL, BRPL, TDPL में जो ठेका कर्मचारी 25,000 काम कर रहे हैं उनके बीच से सिर्फ ठेकेदार निकाल दो। ठेकेदार अगर बीच से निकल जाएगा तो कंपनियां जो भी पैसा दे रही है उन कर्मचारियों को दें, क्योंकि बिजली का काम आवश्यक सेवा का काम है। पहले भी 20 जुलाई को हमने हड़ताल करी थी और एक ही दिन में सरकार लोटपोट होगी थी। अगर जरूरत पड़ेगी तो यही DC कपिल दोबारा बिजली विभाग की कंपनियों में हड़ताल होगी और हड़ताल होकर के दिल्ली में एक भी बल्ब जलने नहीं देंगे। या तो ठेकेदारी प्रथा को वहां से खत्म कर दिया जाए और हमारे ऊपर लागू नहीं होता, बिजली कर्मचारियों के ऊपर, सफाई कर्मचारियों के ऊपर, स्वास्थ्य कर्मचारियों के ऊपर आपका मिनिमम वेज लागू नहीं होता। आपका मिनिमम वेज लागू होता है प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले लाला की परचून की दुकान के ऊपर। हमारे लोग लिविंग वेज चाहते हैं, हमारे लोग ये चाहते हैं कि दिल्ली के महंगाई के दौर में जितनी सैलरी सरकारी विभाग को परमानेंट कर्मचारी को मिल रही है इतनी ही सैलरी हमारे प्राइवेट कर्मचारी को मिलनी चाहिए। 40,000 रुपया मिलना चाहिए। हमारे बिजली कर्मचारियों को पहले 5,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी, लेकिन हमने उसको अपनी आहुति देकर, बलिदान देकर के बेशक नौकरी चली गई, हमने 25,000 रुपये ही करवाया। आज हमारे विभाग में, बिजली विभाग में सभी कर्मचारियों की 25,000 लोगों की तनख्वाह 20,000 से ऊपर है और कई लोगों की तनख्वाह 30-30 और 35-35,000 भी है। हमने वो आंदोलन भी किया था और हम आंदोलन करना जानते हैं, हम आंदोलनकारी हैं। अम्बेडकरवादी, इतना ध्यान रखें। हम दोबारा फिर आंदोलन करेंगे, बिजली में फिर हड़ताल होगी, सफाई कर्मचारियों में फिर हड़ताल होगी। और इस बार जो हड़ताल होगी, पहले तो एक एक विभाग की हड़ताल होती थी, इस बार तो अगर हड़ताल होगी तो बिजली भी बंद होगी, पानी भी बंद होगा, दूध भी बंद होगा, ट्रांसपोर्ट भी बंद होगा, सफाई भी बंद होगी। और ये जितने 3% लाला है, तुम सारे मिलकर के कोशिश कर लेना, एक दिन भी दिल्ली तुम्हारे लिए खुलेगी नहीं। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि आप जो है इसको गंभीरता से सोचें और DC कपिल को ये मत सोचना कि आपने नौकरी से निकाल दिया, ये चुपचाप बैठ गया। मैं क्रांतिकारी आदमी हूँ, अपनी आखिरी सांस तक मजदूरों की लड़ाई लड़ूंगा और पीछा नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा किसी भी सूरत में। इसलिए मैं देश के तमाम संगठनों से, जो भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला मजदूर हो, चाहे किसी विभाग में काम करने वाला मजदूर हो, चाहे ठेकेदारी पर प्रथा में कोई काम कर रहा हो, जिनकी भी सैलरी एज ऑन डेट दिल्ली में 15,000 से कम है या देश के अंदर भी जिनकी 15,000 से कम है, वो मेरे मोबाइल नंबर 9990264550, दोबारा फिर सुने
9902645550 इस पे संपर्क करें और हमारे मुख्यालय में अपनी शिकायत भेजें, जिसके साथ भी देखिए सबसे बड़ी बात एक और कह रहा हूं, ऐसे लोगों को बहुत सारे लोग नौकरी चली ना जाए उस सुरक्षा की दृष्टि से कंप्लेंट नहीं करते और शोषण का शिकार बनते रहते हैं। दोस्तों, शोषण का शिकार बनने से बाहर आपको आना पड़ेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी नौकरी को हम जाने नहीं देंगे। अब मैं ये विश्वास दिलाता हूं बड़ी शिद्दत के साथ कि अगर आप कंप्लेंट करता हैं और आपको सैलरी कम मिल रही है और आप अपने विभाग के किसी अधिकारी का आप अगर शिकायत करते हैं कि मुझे सैलरी कम मिल रही है, तो मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं कि उस विभाग ने अगर आपको निकाल दिया तो आपकी सैलरी मैं दूंगा, लेकिन आप बाहर निकल कर उसकी शिकायत जरूर करें ताकि शोषण को रोका जा सके। आप इस असुरक्षा के घेरे में ना रहें कि शिकायत करेंगे तो नौकरी चली जाएगी। इसलिए एक बात तमाम मैं अपने उन युवाओं को जो इस ठेकेदारी प्रथा से पीड़ित हैं, जो इस आउटसोर्सिंग की प्रथा की वजह से घुट घुट करके जी रहे हैं, जो अपने बच्चों को शाम को ना आइसक्रीम खिलाने ले जा सकते और ना घरवाली को पिक्चर दिखाने ले जा सकते, ना रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन के यहाँ जा करके सही से राखी बंधवा सकते और न अपने माँ बाप की सही तरीके से देख रेख कर पा रहे हैं। ऐसे तमाम युवाओं से मेरा आह्वान है कि आप घर से बाहर निकलें, बेईमानों के लिए लड़ें और हम इसमें एक व्यवस्था कराएंगे। देखिए, ठेकेदारी हटाओ संयुक्त मोर्चा कोई हवा का मोर्चा नहीं है। हम सरकार से ये कह रहे हैं कि एक ठेकेदार को जो लाभांश मिलता है उसको फिक्स करिए। अगर वो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है तो उसकी सर्विस प्रोवाइड करने का एक चार्ज फिक्स करिए कि एक ठेकेदार कितना लेगा। एक ठेकेदार किसी भी कर्मचारी को अगर नौकरी दे रहा है तो उसका 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये आप फिक्स करिए कि पर एम्प्लॉय ये इतने पैसे लेगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा रहा है, कर्मचारी को 15,000 मिल रहे हैं और इनके रिश्तेदार जो ठेकेदार बैठे हैं वो एक महीने में 10-10, 20-20 लाख कमा रहे हैं। तो ये प्रथा चलने नहीं दी जाएगी। और टर्म्स एंड कंडीशन इतनी भारी लगा देते हैं कि वहां पर आम आदमी ठेका नहीं लेता। जो ठेका लेता है अपने रसूलों के आधार पर, अपनी कंपनी के टर्नओवर के आधार पर ठेका ऐसे आदमी को मिलता है जिसको उस काम करने का पता ही नहीं है, और वो ठेका लेकर के 20% पर सब कॉन्ट्रैक्ट आकर दे देता है और सब कॉन्ट्रैक्ट फिर नीचे आकर के इन ठेका कर्मियों का खून चूसते हैं। तो ये व्यवस्था इन्होंने बना रखी है, अपने लोगों को मोटा कर रहे हैं और आउटसोर्सिंग पर काम करने वालों लोगों का जो खून चूस रहे हैं, इसको जो है अब बंद कर दी। ये बहुत हो चुका, ये बहुत हो चुका। अब हम इसको चलने नहीं देंगे। इस देश की व्यवस्था में ऐसा नहीं चलेगा। इस सरकार को हम बिल्कुल नहीं चलने देंगे। और इस सरकार में अगर इनको ज़बरदस्ती इस तरीके का शिकार बनाया गया तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इसलिए 26 नवंबर 2021 रामलीला मैदान में पहुंचने के लिए लाखों की संख्या में आप लोग तैयारी करें अपने अपने संगठनों से, और ठेकेदारी हटाओ संयुक्त मोर्चा के साथ जुड़ने का काम करें। आप लोगों ने मेरी बात सुनी और कितना समझोगे ये ठंडे दिमाग से सोचना, इतना ही मुझे कहना था। दूसरी वीडियो में फिर आपको लाइव आऊँगा, फिर कुछ चीज़ें बताऊँगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए सभी को मेरा क्रांतिकारी अभिनंदन। क्रांतिकारी जय भीम।